Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। और पिछली क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे चर्चा कर रहे थे। आज पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में आपको दिए थे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था और इस ट्राइंगल के सेंटर पे यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था कि कितना होगा। सबसे पहले तो ये साइड ए है, ये टोटल साइड दिस इज ए है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो यहाँ से आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकाल लें पहले तो। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से लिया जाता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर से लिए जाते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2। तो ये टोटल एंगल 60 का होता है इक्विलेटरल में, ये हो जाएगा 30, तो ये एंगल होगा 60 और ये भी होगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब डी निकालना है मुझे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है, ये a बाई 2 है ये वाले, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये एंगल 30 है। तो tan 30 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस d अपॉन a बाई 2। तो tan 30 हम जानते हैं कितना होता है, √3, then this d will be √3a by 2। so म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो गया √3a by 2 और साइन थीटा 1 साइन 60 प्लस साइन 60। तो ये आएगा सिर्फ एक वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से। ऐसे ही आप अगर देखो, पहली बात तो इसकी वजह से मैग्नेट फील्ड होगा किधर, तो इधर आप उंगलियां रखें और इस डायरेक्शन में घुमाएं तो थंब की डायरेक्शन अंदर आएगी, तो मैग्नेट फील्ड अंदर होगा, ठीक है। इसकी वजह से भी आप देखोगे तो अंदर ही आएगा और इसकी वजह से भी अंदर ही आएगा। और तीनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में है, इसका मतलब तीनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो दिस विल बी द आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था ये, ओके। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये इन्फानाइट वायर दिया है, इन्फानाइट वायर का हमें पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये होता है इन्फानाइट वायर का। अब इन्फानाइट वायर का 2 पाई डी होता है, डी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो डी होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाले, ये होगा आपका डी, ओके। तो डी आप निकाल लें, ये आपको ए दिया हुआ है, ये एंगल 37 है, तो डी हो जाएगा, डी होगा आपका ए साइन 37 3/5। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और डी हो गया 3a/5, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर 0 आएगा। तो कैसे 0 आएगा, पहले तो हम वो देख लेते हैं कि ये देखो करंट आई इधर से आ रहा है, अब यहाँ पर करंट स्प्लिट हो रहा है दो में, इधर गया कुछ करंट और कुछ करंट इधर गया। अब आप एक बात नोटिस करें कि ये एक स्क्वायर है, अगर इधर रेजिस्टेंस आर है, सपोज इसका रेजिस्टेंस आर है इधर, तो इधर 3R होगा, इधर 3R रेजिस्टेंस होगा, हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है, तो इधर कितना होगा 3R, ओके। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर आई का कुछ पार्ट जाएगा, इधर कुछ आई का पार्ट जाएगा। अब ये देखो दोनों, ये टोटल ऊपर रेजिस्टेंस 3R है, नीचे R है। अब करंट किस पे कैसे डिवाइड होगा, तो करंट होगा आपका, आप देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल जुड़े हुए हैं, ये और ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में हमको पता है कि करंट इज, हमें वो पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, डेल्टा वी अपॉन आर। अब डेल्टा वी दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। इसका मतलब अगर मैं इधर I1 मान लूँ और इधर I2 मान लूँ, तो I1 अपॉन I2 जो होगा वो होगा आपका R2 अपॉन R1, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब R2 अपॉन R1, R2 है R और R1 है आपका 3R, तो ये हो गया 1:3। तो I1 और I2 1:3 रेशियो में डिवाइड होंगे। अब 1:3 मतलब 3 + 1 4, तो जब करंट रेशियो, नेट रेशियो 4 है, तो नेट करंट यहाँ पे I है, तो ये हो जाएगा I
और नीचे आ जाएगा 4, और जब रेशियो 1 का होगा तो इंटू 1। तो यहाँ से आपको I1 मिल जाएगा। I1 कितना होगा, I/4। इसका मतलब इधर करंट जाएगा I/4 और इधर करंट जाएगा 3I/4। ओके, तो अब दोनों करंट आपने निकाल ली। अब आप एंगल भी देख लो। तो एंगल देखो, ये होगा 90, ये 45, तो ये भी होगा 45, ये भी 45। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबकी सेम रहेगी तो आप डी ले लो उसको, ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी। अब इसकी वजह से निकाल लेते हैं पहले। इसकी नीचे वाले रेजिस्टेंस आर, जो ये वायर है, इसकी वजह से कितना होगा, तो म्यू नॉट करंट कितना है 3I/4 अपॉन 4πd इंटू साइन थीटा 1 साइन 45 प्लस साइन 45, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। ओके, तो ये हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा किधर, अब करंट ऐसे बह रही है, करंट ऐसे बह रही है, इधर आप उंगलियां रखो, आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब उंगलियां इधर रख के इधर घुमाओगे तो थंब की डायरेक्शन बाहर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वजह से देखूं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, इधर उंगलियां रखो करंट की डायरेक्शन में और इधर घुमाओ तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन आ रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अंदर होगा मतलब इसके अपोजिट होगा, तो उनकी वजह से कितना होगा, इस एक की वजह से निकाल लेते हैं, बाकी तीनों का हम ऐड कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि तीनों का ही अंदर होगा और सेम होगा। तो इस एक की वजह से कितना होगा, तो एक की वजह से होगा म्यू नॉट, करंट कितना है I/4 अपॉन 4πd इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 2 अपॉन √2। ओके, ये एक की वजह से, और 3 वायर हैं तो तीनों की वजह से कितना होगा 3 टाइम्स, तो ये, और ये अंदर है। अब आप देखो ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, 3 म्यू नॉट I/4 4πd, तो 3 म्यू नॉट I/4 4πd 2√2 तो जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P पे 0। ओके, ऐसा ही एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ये एक सर्कुलर वायर है और इस वायर में इधर करंट I ऐसे घुस रहा है और यहाँ से ऐसे I निकल रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो चाहे किसी भी रेशियो में डिवाइड हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर 0 होगा अगर ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि वायर के सर्कुलर लूप की वजह से कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो हम बाद में देखेंगे। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपको P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इधर उंगलियां रखो और इसकी तरफ घुमाओ तो अंदर की तरफ आएगा, और इसमें इधर रखो और ऐसे घुमाओ, 1 मिनट, ये बाहर की तरफ आएगा। ऐसे रख के उंगलियां और इधर घुमाएंगे ऐसे, थंब बाहर की तरफ होगा और इसमें भी थंब बाहर की तरफ होगा, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। अब इसकी वजह से निकाल लेते हैं और इसकी वजह से निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे वायर से ये वाली होगी। अब ये लेंथ हमको d दे रखी है, ये एंगल α/2 है, तो ये हो जाएगी d sin α/2। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d sin α/2, और एंगल यहाँ पे θ1 हो जाएगा 90 - α/2, और θ2 या फिर कौन सा भी एंगल ले लें, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस d sin α/2 into sin θ1 is 90 डिग्री एंड प्लस sin θ2 है यहाँ पर आपका 90 - α/2, और इतना ही इसकी वजह से होगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं, ये भी α/2 ही है, तो दोनों का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी द 2 टाइम्स। ओके, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं कि जैसे भैया आपको दे रखा है, 2 वायर हैं, एक वायर यहाँ पे है ऐसे, ये वायर अंदर की तरफ है, करंट I इसमें अंदर की तरफ जा रही है, और एक इसी लाइन पे दूसरा वायर है यहाँ पे, इसमें भी करंट अंदर की तरफ जा रही है I। ये लेंथ आपको अब बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे ये वाला। ओके, और ये लेंथ आपको दी हुई है, ये लेंथ है 3,
और ये वाली लेंथ है, यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ पे लेंथ है 4। और अब आपसे पूछा है ये कोई पॉइंट P है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो ये आप स्क्रीन पॉज करें और इसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। अब P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो वायर अंदर की तरफ है, वायर अब कैसा है, अंदर की तरफ है, ऐसा अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, पहली बात तो वो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से इस P पॉइंट की ये होगी, और दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े वायर हैं, इनफाइनाइट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी अब ये, तो 3 और 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, 5। और अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, आप इधर उंगलियां रखें और इस P की तरफ घुमाएंगे, जैसे मान लो इसका अंदर की तरफ मान लो यूं है वायर, तो इधर रख के इधर घुमाएंगे तो किधर आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर आएगा, अंदर की तरफ रख के आप ऐसे घुमाएं राइट हैंड फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन में, इधर। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है, और वो ये है कि हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस D के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये 3 है, ये 4 है, 4 है, तो ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया 37, तो ये 90, तो ये एंगल कितना हुआ, 53 डिग्री। तो पहले तो आप इस वायर की वजह से निकालने कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, ये इनफाइनाइट वायर है तो 2 पाई डी कितना है, 5। अब इसके दो कंपोनेंट कर लें, एक कंपोनेंट आप हॉरिजॉन्टल कर लें, एक कंपोनेंट आप वर्टिकल कर लें। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इधर, इसको मैं B कह लेता हूं, तो B साइन 53, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे कितना हो जाएगा, B cos 53, ठीक है। तो ये तो इसकी वजह से हो गया। अब इसकी वजह से देखोगे तो इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 5 है, लेकिन इसकी वजह से आप निकाल के देखें, इसकी वजह से करंट अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ उंगलियां रखें और उसको घुमाएं इधर, तो इसकी वजह से ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा D के परपेंडिकुलर इधर, और कितना आएगा, सेम आएगा B। तो B अगर सेम आएगा तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। अब आप देख सकते हैं ये एंगल कितना, ये एंगल है 53 डिग्री, तो ये 53 है, ये भी 53 होगा, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, 37, और ये हो जाएगा 53। तो B का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा B cos 53, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक हॉरिजॉन्टल बचेगा B sin 53, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो D के परपेंडिकुलर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कुछ अच्छा सा मुझे मिल नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying circular loop। तो अब हम सर्कुलर लूप पे आ गए हैं। देख लो हमने वायर का पूरा जो फंडा था वो क्लियर कर लिया है। अब लूप पे आते हैं, लूप को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या होगा। तो सबसे पहले ये जैसे कोई एक सर्कुलर लूप है, तो जैसे ये एक सर्कुलर लूप है, और इस लूप में जैसे मान लो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आई, और अगर आप इसको साइड से देखेंगे, इधर से इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो करंट ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो पहली बात तो ये है कि हमें इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसकी एक्सिस, अच्छा इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे, उसमें ये पोर्शन अंदर की तरफ है। ठीक है, चलिए अपन इस थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो पोर्शन है ये प्लेन के अंदर है ना, डैश लाइन वाले कहाँ है, प्लेन के अंदर। तो अंदर से अंदर करंट घुस रहा है और बाहर ऐसे निकल रहा है, अंदर घुस रहा है और बाहर निकल रहा है। और हमें इसकी वजह से अब इसकी एक्सिस पे यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे मान लो ये इसकी एक्सिस है और इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है पी पॉइंट, और ये एक्स डिस्टेंस पर है इसकी एक्सिस से। करंट आई है, करंट आई है और इसकी रेडियस जो है वो आर है, लूप की रेडियस आर। ओके, तो क्या करें, तो जैसे बायोट ने कहा था, बायोट स्वार्ट लॉ कहता है कि आप एक एलिमेंट ले लें और उस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला, ये जो एलिमेंट है बहुत छोटा एलिमेंट ले रहे हैं हम, इसकी लेंथ है डीएल, और डीएल अगर बहुत छोटा है तो उसकी वजह से हम यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना है हमको। तो डीएल के सेंटर से आप ये लो पी पॉइंट तक, ये आपने आर वेक्टर खींच लिया। अब ये एंगल है थीटा, तो ये आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड देखो डीएल की डायरेक्शन ऐसी है प्लेन के बाहर आती हुई, और ये आर इधर है, तो ये डीएल क्रॉस आर करोगे तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर आता है, तो ये डीबी इधर होगा। और डीबी होगा कितना, तो डीबी के लिए हमें बताया था बायोट ने कि डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यही बताया था हमें। अब यहां पर ये डीएल है, डीएल बाहर की तरफ आ रहा है, छोटा सा एलिमेंट है, डीएल और इस आर के बीच में कितना एंगल है, तो आप अगर इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये डीएल है ऐसे प्लेन के बाहर आता हुआ, और ये आर है, तो ये डीएल और आर के बीच में ये एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है। बट आप गौर से देखेंगे आपको पता चलेगा डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री है। तो डीबी लिख लें आप, डीबी कितना हो जाएगा, डीबी हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डीएल क्रॉस आर को खोल लेते हैं, डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 अपॉन आर क्यूब। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और साइन 91 हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है, आर ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका डीबी, ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इधर आया ये डीबी है। अब हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो डीबी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये फिर से थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है। तो डीबी का इधर कंपोनेंट कितना है, डीबी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, डीबी साइन थीटा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये आप जो एलिमेंट लेते जा रहे हैं, जब ये एलिमेंट यहाँ आएगा, यहाँ पे लोगे इस एलिमेंट को, तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसका भी एक नीचे कंपोनेंट आएगा, तो ये दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कौन सा, सिर्फ डीबी साइन थीटा। तो हम सिर्फ इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी will be integration of dB
साइन थीटा। dB हमने निकाल लिया, dB है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और dl ये तो है dB, और साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर निकाल दो। सबसे पहले तो म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट। अब देखो ये x आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो x तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो x भी बाहर आ जाएगा, और रेडियस लूप की वो भी फिक्स है, तो ये भी बाहर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ये 1 प्लस 1/2 3/2, और ये r भी बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl का इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे आप dl अगर आप जोड़ते जाएंगे तो टोटल लेंथ जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 पाई r। तो dl का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई r, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और r dl का इंटीग्रेशन इज 2 पाई r। तो यहां से 1 पाई से 1 पाई गया, 2 2 जा 4, ये भी गया, r इंटू आर आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर नहीं, ऑन द एक्सिस magnetic field at P is mu naught I r square upon 2 x square plus r square की पावर 3/2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। ये हमने निकाल लिया कि इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। पहली बात तो इस डायरेक्शन में होगा अगर करंट ऐसे बह रही है तो, और करंट अगर ऐसे बहेगी तो इधर होगा। अभी हम उसको भी देखेंगे कि डायरेक्शन, लूप में डायरेक्शन आसानी से कैसे लें। अभी तो बायोट-सावर्ट लॉ से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखें और जिस पॉइंट पे निकालना है उधर आप फिंगर्स को रोटेट करें, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन लूप में थोड़ा और इजीली निकल सकता है, उसको भी देखेंगे अभी हम। चलिए इसमें अब और क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आया, आप देखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, x 0 पुट करें तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किसी भी सर्कुलर लूप में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, अब चलिए डायरेक्शन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आसानी से डायरेक्शन कैसे लिखी जाए। तो सबसे पहले देखो, एक तो आप जब वायर की बात करते हैं, है ना, जब एक वायर में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो बायोट-सावर्ट लॉ तो वो तो है ही, उससे तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि आप इधर अपनी उंगलियां रखें और किसी भी, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इधर किधर घुमाएं, जिधर थंब आएगा उधर आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक दूसरा रूल होता है, वो होता है राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल, पाम रूल। पाम रूल कहता है कि आपका जो थंब है, जैसे मान लो मैं अगर एक हाथ का डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ओ आपका जो थंब है, इस थंब को रखो आप करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों को रखो आप, उंगलियां इधर है तो उंगलियों को रखो उस पॉइंट पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, तो आप इसको कह लो डिजायर्ड पॉइंट पे। करंट की तरफ रखेंगे थंब तो इधर हम थंब रख देंगे, और यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इधर हम अपनी उंगलियां घुमा देंगे, उंगलियां रख देंगे ऐसे।
तो पाम आपकी खुल जाएगी पूरी, और जब पाम खुलेगी तो पाम की जो डायरेक्शन होगी, जैसे यहां पर पाम की डायरेक्शन अंदर की तरफ है ऐसे, है ना, तो जो पाम की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पाम डायरेक्शन इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहां पर अगर आप इधर आप अपना अंगूठा रखते हैं ऐसे, और इस साइड में आप अगर अपनी उंगलियां रखते हैं, यहां पर आपका नेल पेंट आ जाएगा, तो पाम किधर है, अंदर की तरफ है, पाम अंदर की तरफ है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो थंब इधर हो जाएगा और ये उंगलियां हो जाएगी। अब आप देखें, जब आपका थंब ऊपर और उंगलियां इधर हो तो नेल पेंट पीछे चला गया, मतलब पाम की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, पाम बाहर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर होगा। तो पाम रूल से ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं वायर के केस में। और बायोट-सावर्ट लॉ तो है ही, वो तो हर जगह वैलिड है और बहुत अच्छे से वैलिड है। दूसरी बात, सर्कुलर लूप में, जैसे मान लो ये आपका सर्कुलर लूप है और उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब भी आप लूप में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो क्या करें, सबसे पहले ध्यान रखना, हमेशा हम राइट हैंड का यूज करेंगे। तो राइट हैंड फिंगर्स को आप कर्ल करो, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लूप की बात कर रहे हैं, तो इस लूप में करंट ऐसी है, तो राइट हैंड फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे ऐसे। तो बताइए अब थंब किधर आएगा, थंब आएगा ऊपर। तो आप अगर इधर उंगली, करंट इधर है, तो आप इसमें ऐसे अपनी राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लें, घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि थंब जा रहा है ऐसे घुमाने से ऊपर। इसका मतलब इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा ऐसे। कहीं पे भी, चाहे आप इसके नीचे भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्लोज लूप बनाता है। देखो ये लूप है, इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे मान लो ये कोई लूप है और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें ड्रॉ करना है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये रहा सेंटर। पहले तो आप इधर ऐसे उंगलियां घुमाओ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा ऐसे। अब ये तो इनफाइनाइट पे जाएगा और घूम के वापस आएगा, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्लोज लूप बनाता, तो यही मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा ऐसे और वापस यहीं से एंटर करेगा। तो ये जो हम कह रहे हैं कि उंगलियां घुमाओ, और उंगलियां घुमाने से जो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो इस लूप के अंदर अंदर की बात है। अगर आप यहां निकालना चाहें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा और यहां से ऐसे एंटर कर जाएगा ऐसे। क्या करना है, राइट हैंड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है, तो जिधर थंब आएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा। तो कोई पूछे कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ऊपर होगा, और लूप के बाहर तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ आपका। देखो अगर इनफान कोई वायर है तो वायर की तरफ आप अंगूठा रख दो और फिंगर्स को उधर रख दो जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पाम की डायरेक्शन आपको बता देगी मैग्नेटिक फील्ड किधर है। या फिर आप इधर उंगलियां रख दो और इसकी तरफ घुमाओ तो थंब की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और लूप में आप क्या करो, लूप में आप उंगलियां राइट हैंड की
घुमाओ करंट की तरफ तो आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो अभी हमने क्या किया था, एक सर्कुलर लूप लिया था ऐसा, है ना, और मैंने कहा था कि इसमें ये वाला पोर्शन आपका अंदर है प्लेन के अंदर, और उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूं, और ये आपकी एक्सिस थी। हमने एक्सिस पे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। तो अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप इधर से ऐसे उंगलियां घुमाएं राइट हैंड की, तो मेरे हिसाब से थंब की डायरेक्शन इधर होगी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, और पीछे भी ऐसे ही आएगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह नहीं होता कि इसके इधर इधर है तो पीछे अपोजिट होगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप तभी बनाएगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर आप यहां पर देखना चाहें तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, लेकिन उसके बाद ये ऐसे वापस आके क्लोज लूप बनाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ये चारों चारों तरफ रहेगा ऐसे। सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2r, और वो मैक्सिमम होगा सेंटर पे। अगर मुझे कोई ग्राफ बनाने का कहे कि भाई इसकी वजह से ग्राफ बनाओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ग्राफ अगर ड्रॉ करना पड़े मुझे, तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होगा कि ये है आपका वो सर्कुलर लूप, और इसमें ये पोर्शन अंदर प्लेन के अंदर है, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है आई इस डायरेक्शन में। तो इसकी एक्सिस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, तो यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं वाई पर मैग्नेटिक फील्ड देख लेता हूँ, वाई पे बी की वैल्यू देख लेता हूँ, और एक्स पे तो एक्स है ही, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। सपोज यहाँ ये है, ये वैल्यू है सपोज म्यू नॉट आई बाई 2r, ये है म्यू नॉट आई बाई 2r, यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है, ये म्यू नॉट आई बाई 2r है। तो उसके बाद क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं ऊपर बनाऊंगा, इन्फानाइट पे 0 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी कैसे बनेगा, ऊपर ही बनेगा ऐसा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा इन्फानाइट। जब एक्स को आप इन्फानाइट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, और सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला हमने देख लिया, कितना होता है म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी याद होना चाहिए। और सेंटर पे कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। चलिए अब मान लो इसमें हम एक्सिस पे ही बात करते हैं, दूसरे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, इसलिए नहीं निकालते हैं, सिर्फ एक्सिस पे ही निकालते हैं। अब बात करते हैं जैसे हाफ रिंग की, कि अगर ये तो कंप्लीट रिंग थी, अगर हाफ रिंग और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जैसे मान लो कि ये हाफ रिंग है, और इसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप इधर ऐसे उंगलियां घुमाएं, उंगलियां घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा थंब अंदर आ रहा है, तो पहली बात मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप को पता है कि अगर ये रिंग कंप्लीट होती तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। लेकिन अब कंप्लीट नहीं है, आधी है, तो आधी का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि
इसकी वजह से कंप्लीट होती तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता, इसकी वजह से अंदर है ही, तो दोनों जुड़ के इतना आया है ना। तो अगर मुझे सिर्फ आधी का पूछा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो आप सिंपली आधा कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। सेंटर सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई बाई 4r। और अगर मुझे कोई आर्क दे दे, जैसे मान लो कि ये आपको एक आर्क दे दिया एंगल थीटा का, कितना एंगल है थीटा, करंट आई है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही होगा, और कितना होगा, तो कंप्लीट की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 4r। अब हमारा ये कब होता है, जब एंगल 360 होता है, तो एंगल जब थीटा होगा तो कितना होगा, थीटा अपॉन 360, है ना। जब 360 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 4r, तो एंगल अगर थीटा है तो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, समझे। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि करंट आई फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट आई, ऐसे यहाँ से जाता है ऐसे, और फिर ऐसे घूम के यहाँ से वापस आ जाता है, ये इसका सेंटर है। और आपको दिया है कि इसकी इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है 2r। आपको बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखो दो, यहां पर पहली बात तो ये दो वायर है, इन दोनों वायर की वजह से सेंटर पे, इस वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इन दोनों वायर की वजह से यहाँ पे 0 होगा। वायर की एक्सिस पे हमने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना। अब एक तो है सेमी सर्कुलर रिंग और दूसरी भी सेमी सर्कुलर रिंग है। अब अगर आप इधर उंगलियां घुमाएंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, और अगर इधर उंगलियां घुमाएंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2r, वेक्टर फॉर्म में ऐड होगा। एक का अंदर है एक का बाहर है, तो अपन क्या करते हैं, अंदर वाले को मान लेते हैं पॉजिटिव, है ना। तो अंदर किसका है, अंदर है आपका r का, तो बी आर, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो बी 2r कितना, वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2r। अब r का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, r का है म्यू नॉट आई अपॉन, अब सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से होता है 4r, रेडियस r है, माइनस 2r की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2r। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4r और ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 8r, और आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 8r। और ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपने जो माना है उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो अंदर यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और ये पॉजिटिव होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ऐसा सीन है कि इधर से करंट आई आ रहा है, इस लूप से ऐसे होते हुए इधर जा रहा है, और ये दोनों वायर जो हैं ये इनफाइनाइट तक हैं ऐसे। आपको बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए, छोड़ने का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है, चलिए बता देते हैं। बताइए, रेडियस r है, तो अगर आप देखें कि करंट ऐसे आ रहा है, तो इस लूप की वजह, इस जो ये इनफाइनाइट वायर है इसकी तो एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा।
दूसरी बात, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अंगुलियों को अगर आप ऐसे घुमाएं, थंब बाहर आएगा तो बाहर की तरफ होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इस पे देखें तो इधर आप अगर अपना थंब रखें और अपनी उंगलियां इधर रखें, राइट हैंड फिंगर्स इधर रखें, थंब इधर रखें, तो उसकी वजह से भी बाहर आएगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे बी वुड बी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर पोर्शन प्लस बी ड्यू टू, यहाँ पर ये सर्कुलर के बाद में ये आपका सेमी इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, तो बी ड्यू टू सेमी इन्फानाइट वायर। तो सर्कुलर की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और प्लस सेमी इन्फानाइट की वजह से हम जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी कितना हो जाएगा r। तो यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल, और इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, दोनों की वजह सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही शानदार है। अभी इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको एक, क्या बताएं, चलिए ड्रॉ करते हैं फिर ही समझ में आएगा। कुछ ऐसा शेप है, बहुत ही क्लोजली बाउंडेड ऐसे वायर्स हैं और आपस में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंसुलेटेड है। एक ही वायर को ऐसे स्पाइरल शेप में हमने ऐसे बना दिया है। हेरोडो का क्वेश्चन है, अभी मुझे मिला नहीं नेट पे, तो मैं सोच रहा हूँ बना ही दूं लाइक दिस। ठीक है, बहुत ही क्लोजली बाउंडेड है ऐसे। वेरी क्लोजली बाउंडेड स्पाइरल शेप, और आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं, मतलब इसकी करंट इधर उधर नहीं जाएगी, और इसमें करंट जो है वो आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब आई यहां से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरे में घूम के बाहर आ रही है। ओके, और इसकी अंदर की रेडियस है ये वाली ए, और बाहर की रेडियस है बी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो आप पेरोडो उठाएं, उसमें ये क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसको बाहर की रेडियस बी है, अंदर की रेडियस ए है, और ये जो टोटल टर्न्स हैं ए से लेके बी तक, ये एन टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं, एन। और आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ट्राई करें, मैं बताना तो मुझे है ही, खैर आप ट्राई करें। चलिए क्या करें, तो यहां पर देखो ये सर्कल्स बन रहे हैं, और ये आप यूं समझो परफेक्ट सर्कल बन रहा है। एक ए रेडियस का यहाँ पर ये ऐसे नहीं एकदम पास से गुजर रही है, ये वाली जो है ना, इसके एकदम पास से गुजर रही है, तो ए रेडियस का एक परफेक्ट सर्कल बन रहा है। उसके बाद ए से थोड़ी ज्यादा रेडियस का, फिर ए से थोड़ी और ज्यादा रेडियस का, और फाइनली बी रेडियस का एक परफेक्ट सर्कल बन रहा है। तो करंट ऐसे है, तो इधर आप उंगलियां रखे और ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड द प्लेन, है ना। और अब होगा कितना, अब होगा कितना वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर अलग अलग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्मॉल आर रेडियस पे जाता हूँ और एक डी आर का एलिमेंट ले लेता हूँ ऐसा। तो ये एलिमेंट कुछ इस प्रकार से लिया जाएगा ऐसा,
है ना, और डी आर बहुत छोटा है, तो ये एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी ये वाली, और इस रिंग की वजह से मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो इस डी आर की वजह से कितनी होगी तो वो निकाल लेते हैं। पहले तो मैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सर्कुलर रिंग की रेडियस आर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस आर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तब होता जब इसमें केवल एक ही लूप होता, लेकिन अब इसमें लूप कितने हैं, इस डी आर रेडियस, डी आर इतने से पोर्शन में कितने लूप हैं, तो टोटल टर्न्स n है। देखो, एक अगर लूप की वजह से यहां पर आपको निकालना है तो वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर इसी में अगर 2 लूप रख दिए जाए, एक के ऊपर एक दूसरा रख दिया जाए और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, n रख दो तो n टाइम्स। अब इसमें कितने हैं, तो ये देखो यहां से लेके यहां तक लेंथ है b माइनस ए, और b माइनस ए में कितने टर्न्स हैं, n, है ना। तो b माइनस ए में n टर्न्स हैं, तो आपके dr लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर। इसको ये सिर्फ एक लूप की वजह से है और एक टर्न की वजह से, और टर्न टोटल कितने हैं, इतने, तो इंटू n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, रेडियस की यहाँ पे लिमिट लग जाएगी। रेडियस की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो रेडियस की लिमिट a से b तक, म्यू नॉट आई अपॉन 2 b माइनस ए n, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r, और लिमिट ln, तो ln b बाई ए। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार फिर से करेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इरडो का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, इतना टफ भी नहीं है ये। खैर, तो ये था आज का लेक्चर, और आई होप यू एंजॉयड। थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, इसलिए आवाज में इतना दम नहीं लग रहा होगा आपको। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लें, और 31 को आपका पेपर हो रहा है। बहुत ही आसान पेपर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेपर है, और आप फोड़ के आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजर पोर्शन है, उस मेजर क्या मतलब पूरा ही वही है, तो उसको अच्छे से रट लें, घट लें, कुछ भी करना है, नंबर अच्छे आने चाहिए इस पेपर में, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। ओके, सी यू।